Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of energy engineering subject, and this is lecture 9. And today we will discuss about the nuclear energy. Nuclear energy है क्या चीज़, and brief history हम देखेंगे, definition देखेंगे, and two main components of nuclear energy which are fusion and fusion. सो ये इन दोनों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, एंड व्हाट आर द न्यूक्लियर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. सो न्यूक्लियर एनर्जी was undiscovered until 1934. 1934 में एनरिको फेर्मी नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया 1934 में. सो आफ्टर 10 years, ऑलमोस्ट 10 years, 1945 में फर्स्ट न्यूक्लियर बम को डिस्कवर किया गया एज अ रिज़ल्ट ऑफ मनहट्टन प्रोजेक्ट. मनहट्टन प्रोजेक्ट एक है, उसके रिज़ल्ट में 1945 में न्यूक्लियर बम जो है ना वो डिस्कवर किया गया. सो फर्स्ट प्लूटोनियम बम एक्सप्लोड किया गया, डिटोनेट किया गया इन 1945 इन न्यू मैक्सिको में. एंड देन आपको याद होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी का वाक़या, उसमें यूरेनियम बम एक्सप्लोड किया गया 1945 में. एंड देन 1945 के बाद 3 दिन के बाद जहाँ पे यूरेनियम बम एक्सप्लोड किया गया, वहाँ पे प्लूटोनियम बम भी एक्सप्लोड किया गया इन नागासाकी. एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी अराउंड 2 lakh अमवात हुई एंड एसोसिएटेड विद दीज डेटोनेशन. बिकॉज ऑफ दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी यूरेनियम बम एंड प्लूटोनियम बम की वजह से अराउंड 2 लाख के करीब अमवात हुई, आपको पता होगा. सो इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट प्रोड्यूस विद न्यूक्लियर बम अंटिल 1951. सो अंटिल 1951 आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का कोई नाम ही नहीं लेता था. लेकिन 1951 के बाद राइट नो अब क्या करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को न सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, ना सिर्फ किसी मुल्क के ऊपर गिराने के लिए, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. 1934 में न्यूक्लियर एनर्जी फर्स्ट डिस्कवर किया गया. उससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी. सो फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो है वो 1945 में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 1945 में एज अ रिजल्ट ऑफ मनहट्टन प्रोजेक्ट डिस्कवर किया गया. एंड फर्स्ट प्लूटोनियम बम, ऑब्वियसली आपकी जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूक्लियर कंट्रीज़ का दिमाग में आता होगा और हिरोशिमा एंड नागासाकी का की याद आती होगी. सो बम जो प्लूटोनियम बम है वो एक्सप्लोर किया गया, डिटोनेट किया गया 1945 इन मैक्सिको. ऑन August 6, 1945 द फर्स्ट यूरेनियम वाज डिटोनेटेड ओवर हिरोशिमा एंड आफ्टर 3 days प्लूटोनियम बम भी एक्सप्लोर किया गया ऑन नागासाकी. एंड देयर इज़ ओवर 2 lakh डेथ्स एसोसिएटेड विद दिस डिटोनेशन. सो एंड देन लास्ट पॉइंट इज 1951 में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की तरफ भी आने लगे 1951 के बाद. सो राइट नो इन 2020 वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो दिस इज द अनदर वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो हाउ पावरफुल इज दिस एनर्जी एंड हाउ पावरफुल इज दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो हम देखेंगे आगे. So the definition, what is the nuclear energy? Nuclear energy is the energy from the nucleus of the atom through the process of fission and fusion. So fission and fusion के रिजल्ट में जो आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी आप एक्यूमुलेट करते हैं, आप अचीव करते हैं, डेट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी. सो न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि फिजन एंड फ्यूजन को अच्छी तरह समझ लें. व्हाट इज़ फिजन एंड व्हाट इज़ फ्यूजन. सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज फ्रॉम चेन रिएक्शन स्पेसिफिकली बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इन द रिएक्टर. सो दिस इज द रिएक्टर, ये जो पिक्चर दी हुई है
सो जो पिक्चर दी हुई है, दिस इज़ द रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। इसके अंदर फ्यूजन एंड फ्यूजन जब आप करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सो नॉर्मली फ्यूजन ही करते हैं, फिशन ही करते हैं। सो जब ये प्रोसेस करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो आपको एनर्जी मिलती है, दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। द सोर्स ऑफ फ्यूल यूज टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी इज माइंड एंड processed uranium which is utilized to generate steam and produce electricity. So in this nuclear power plant आप क्या करते हैं कि आपको ये जो प्रोसेस करते हैं पूरा यूरेनियम को प्रोसेस करते हैं एंड माइन करते हैं बाय मीन्स ऑफ टू जनरेट, आप स्टीम जनरेट करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं। सो concluding this slide, what is nuclear energy? Nuclear energy is the energy which you get from fission and fusion. So what is fusion and what is fusion हम next slide में पढ़ेंगे। So further, nuclear energy is energy released from chain reaction specifically by the process of nuclear fission and fusion in the reactors. The source of fuel used to generate nuclear energy is mined and processed uranium, enriched uranium, which is utilized to generate steam and produce electricity. So स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यानी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए मींस फिजन एंड फ्यूजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं। सो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिजन रिएक्शन क्या है। सो मैं इस पॉइंटर के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ओके, सो देयर इज़ अ न्यूट्रॉन, आपके पास एक न्यूट्रॉन है एंड आपके पास एक यूरेनियम है। यूरेनियम के एक न्यूक्लियस है जो कि रेडिली अवेलेबल होता है, आपको मिल जाता है, एग्जिस्ट करता है ये दुनिया में। सो आपके पास यूरेनियम 235 न्यूक्लियस है। 235 इसलिए, ये मशहूर इसलिए है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल है तभी एग्जिस्ट करता है, तभी आपको एक मेटल की फॉर्म में आपको मिल जाता है। सो 235 के न्यूक्लियस को, यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के ऊपर आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस बम्बार्डमेंट आपके जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है। सो न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में आ गए एंड बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट ऑफ द न्यूक्लियस आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी मिल गई। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी अचीव बाय मीन्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी हम इसी को कहते हैं कि न्यूक्लियस की स्प्लिट की वजह से, स्प्लिशन की वजह से आपको जो एनर्जी मिल रही होती है, डेट इज़ कॉल्ड फिजन रिएक्शन एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे आप एक्यूमुलेट करें, इसको आप कैसे यूज़ करें। इस एनर्जी को आप इधर हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर को कूल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर को स्टीम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। सो पहले जो है वो एटॉमिक बम, जिस तरह का हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, एटॉमिक बम के तौर पर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1951 के बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करने लगे हैं। सो राइट नाउ वी हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसको हम क्या करते हैं कि उसमें सेम यही रिएक्शन हो रहा होता है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, यही रिएक्शन हो रहा होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होता है, लेकिन उसको आप एक्यूमुलेट करते हैं एंड देन बाय मीन्स ऑफ स्टीम एंड बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग टरबाइन आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं। सो फिर फर्दर क्या होता है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो गए एंड देन फर्दर जो दो न्यूक्लियस आपके पास मिल गए थे स्प्लिट होने के बाद, उसके ऊपर फर्दर न्यूट्रॉन्स हिट करते हैं। न्यूट्रॉन के हिट करने के बाद फर्दर क्या हो गया, आपके पास यही सेम प्रोसेस हो गया जो कि पहले हो रहा था कि स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी फर्दर आपको मिल गई। सो ये चेन रिएक्शन है, दिस इज़ द चेन रिएक्शन। ये बार बार सेम प्रोसेस होता रहता है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, न्यूट्रॉन हिट करते हैं न्यूक्लियस के साथ एंड देन स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद ये फर्दर आपको एनर्जी मिल रही होती है स्प्लिट होने के बाद। सो फर्दर फिर उसके बाद क्या करता है कि दोबारा से स्प्लिट होता है, दोबारा से न्यूट्रॉन हिट करने के बाद सो आपको दोबारा से एनर्जी मिल रही होती है। ये प्रोसेस ये चल रहा होता है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन produces energy through splitting of atom, which releases heat energy that can generate steam and then use to turn turbine to produce electricity.
सो वी डिस्कस दैट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आपको एनर्जी मिल गई, आप क्या करते हैं कि उसको आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वाटर को सर्कुलेट कर दिया आपने, वाटर को सर्कुलेट करने के बाद आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि स्टीम जो है ना वो यूज़फुल है फॉर रोटेटिंग टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए स्टीम जो है ना वो ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आपको ये भी बताया कि इफ़ यू रोटेट द टरबाइन ब्लेड्स, टरबाइन ब्लेड को रोटेट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की प्रोटेक्शन मिल रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। आपने विंड एनर्जी के जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि जब टरबाइन ब्लेड स्पिन करते हैं, जब मूव करते हैं, या फिर आपने हाइड्रो एनर्जी में आपने देखा था कि जब टरबाइन बाय मींस ऑफ वाटर जब मूव करते हैं तो क्या करते हैं कि बाय मींस ऑफ शाफ्ट, ऊपर एक जनरेटर है, जनरेटर की शाफ्ट मूव करते हैं, एंड बाय मींस ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ जनरेटर, मूवमेंट ऑफ शाफ्ट ऑफ द जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही होती है। सो with each atom splits, the tremendous amount of energy is released. Uranium and plutonium are most commonly used for fission reaction in nuclear power reactors because they are easy to initiate and control. The energy released by fission in these reactors heats into steam. The steam is used to spin the turbine to produce carbon-free electricity. So concluding this slide, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। Eraser, okay. So मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द फिजन रिएक्शन? फिजन रिएक्शन में होती क्या चीज़ है? सो आपके पास यूरेनियम 235 है। 235 इसलिए क्योंकि ये स्टेबल है। दिस स्टेबल न्यूक्लियस पे आप क्या करते हैं कि अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, स्प्लिट होता है, एंड स्प्लिट की वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है। सो दिस स्टेबल यूरेनियम 235 बिकेम अनस्टेबल व्हेन दिस न्यूट्रॉन हिट्स ऑन दिस। ये जब अनस्टेबल हो जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस जिस स्टेप जो है ना वो आपके पास बार बार हो रहा होता है, एंड आपको एनर्जी बार बार मिल रही होती है। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम क्या करते हैं कि टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन क्या करता है कि जो जनरेटर को मूव करते हैं, जनरेटर की शाफ्ट मूव करते हैं, एंड जनरेटर की जब शाफ्ट मूव होती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। सो देयर आर 3 स्टेप्स। पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन आपने हिट कर दिया न्यूक्लियस पे, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि आप यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को आप हिट करते हैं बाय मींस ऑफ न्यूट्रॉन। सेकेंड स्टेप में स्प्लिट हो रही है न्यूट्रॉन, स्प्लिट की वजह से आपको एनर्जी मिल रही है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। सो दिस इज़ द चेन रिएक्शन। सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हिट जो है न्यूट्रॉन जो है ना वो यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के साथ हिट कर रहा होता है। सो आपके पास जब दोबारा concluding this slide, we have discussed about the fusion reactions. So fusion energy के बारे में हम देख रहे थे। So fusion energy क्या होता है कि आपको 2 लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन करके 1 सिंगल न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट करते हैं, so उस दौरान जो एनर्जी आपको मिल रही होती है, that is the fusion energy and that is the nuclear energy. So हो क्या हो रहा था बेसिकली 2 लाइट न्यूक्लियस। तो लाइट न्यूक्लियस की जब बात करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात होती है। सो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ड्यूट्रियम एंड ड्यूट्रियम, उसको कंबाइन करने के बाद ड्यूट्रियम में आपके पास 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन है, एंड ड्यूट्रियम में आपके पास 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन है। इनको कंबाइन करने के बाद आपको एक हीलियम मिल रहा होता है प्रोडक्ट्स में, एंड 1 न्यूट्रॉन मिल रहा होता है, एंड बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आपको एनर्जी मिल रही होती है साथ। ठीक है जी। सो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, कुछ अमाउंट में एनर्जी मिल रही होती है। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग अ स्टीम, एंड स्टीम को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप जनरेटर को या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि
दो आइटम्स को कंबाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है एंड यहाँ पे प्रोटॉन है। सो प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जब करीब लाते हैं तो ये रिपल करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उनको एक डायरेक्शन में ला के कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये या तो सन्स में और स्टार्स में होता है, लेकिन पावर प्लांट्स में ज़्यादातर फ्यूजन होता है, नॉट फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे होता है कि वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करते हैं, यहाँ पे कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होता। मुश्किल काम है, डेट्स वाई ये सन्स एंड स्टार्स में होते हैं ज़्यादातर। सो इसको पोटेंशियली जो है ना आपके पास क्यूमुलेट करना, इसको आप कंबाइन करना और इसको इस एनर्जी को एक्यूमुलेट करना, यानी कि इस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाना ही एक बहुत मुश्किल काम है। डेट्स वाई इसको सिर्फ सन्स और स्टार्स में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पावर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड।
सो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में. So, nuclear power plant are the type of power plant that uses the process of nuclear fission in order to generate electricity. So, we have already discussed कि nuclear power plants में fission होता है, not fusion. फ्यूजन को एक्यूमुलेट करना, फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो एटम को कंबाइन करना, क्योंकि इसके उनके अंदर जो है ना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज को दो पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है कि ये रिपेल करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. सो उनको कंबाइन करना बहुत मुश्किल काम है. दैट्स वाई स्प्लिट करना आसान काम है रिलेटिवली. सो दैट्स वाई वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादातर फिजन रिएक्शंस occur होता है. So in order to generate electricity, so to do this by using nuclear reactors in combination with Rankine cycle, where heat generated by reactor convert into steam, which spin the turbine. Nuclear power provides the world with around 11% of total energy. So 100% में से आपने पढ़ा है कि विंड एनर्जी आपने देख लिया, हाइड्रो एनर्जी देख लिया, आपने फॉसिल फ्यूल्स अभी देखे नहीं है लेकिन देखेंगे. सो उन तमाम में से 11% ऑफ द टोटल एनर्जी जो दुनिया में प्रोडक्शन हो रही है, सो 11% इज़ द वेटेज कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी इस अमाउंट में आपको मिल रही है पूरी दुनिया में. सो बहुत ही ज़्यादा है ये. सो एनर्जी कैसे मिल रही होती है आपको, आप क्या करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बेसिक क्या हो रहा होता है कि आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी जब रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जो एनर्जी आपको मिल रही होती है उसको आप स्टीम बनाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड देन स्टीम क्या करते हैं कि टरबाइन को मूव करता है एंड जनरेटर के शाफ्ट को मूव करता है, एंड देन यू कैन गेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड्स विद अराउंड 11% ऑफ द टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी. सो देर आर 3 different type of power plants, nuclear power plants. First is pressurized water reactors, boiling water reactors, pressurized heavy water reactors. So ये 3 बेसिक टाइप्स हैं. उसके अलावा और भी आजकल क्योंकि इसके अंदर रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिसर्चेस और ये PhD की डिग्रीज मिल रही है. सो दैट्स वाई इन तीनों के अलावा और भी है. दिस इंक्लूड्स गैस कूल्ड, लाइट वाटर ग्रेफाइट एंड फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर. सो इन तीनों के अलावा बेसिक जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. अराउंड 80% to 90% दुनिया में यूज़ हो रहा है. वो ये 3 टाइप्स के हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के. लेकिन उसके अलावा भी गैस कूल्ड, लाइट वाटर ग्रेफाइट एंड फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स, ये जो 3 टाइप्स है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन रिएक्शन ओकर होता है. उसके अंदर तीन ही प्रोसेस हो रहा होता है. आपको एक फ्यूजन रिएक्शन के बाद जो एनर्जी मिल रही होती है आप उसको एक्यूमुलेट करके टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करते हैं. टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करने के बाद एनर्जी जनरेट बाय मींस ऑफ जनरेटर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं. सो देयर इज फैक्ट एंड फिगर कि 11% ऑफ द टोटल एनर्जी वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रही है वो उसमें से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एनर्जी है वो आपके पास 11% है. So there are 3 different type of nuclear power plant: pressurized water reactors, boiling water reactors, pressurized heavy water reactors. So these are the 3 different type. 3 different types के अलावा और भी है क्योंकि आजकल इनोवेशंस हो रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है. तो गैस कूल्ड भी है. दिस इज़ गैस कूल्ड, लाइट वाटर ग्रेफाइट एंड फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स. ये 3 और फर्दर टाइप्स हैं जो कि. So first type is pressurized water reactors. Pressurized water reactors is the most common type of nuclear reactor, representing 60% of nuclear power reactors in the world. So PWR are adopted in countries such as United States, France, Japan, Russia and China. PWR use light water, ordinary water for neutron moderation, and reactor heat removal. So बहुत सिंपल तरीके से ये 3 डिफरेंट टाइप एक्सप्लेन किया गया है. उसको एक्सप्लेन करना मतलब फर्दर बहुत ज़्यादा एलेबरेट करना बहुत मुश्किल काम था. ये बहुत ही अलग टॉपिक है. सो बहुत लंबा हो जाता है आज के लेक्चर. दैट्स वाई इसको जस्ट
टच किया है आपको पता हो कि इसमें होती क्या चीज़ है, एंड सबसे ज़्यादा कौन सा वाला पावर प्लांट्स, कौन सा वाला रिएक्टर आप यूज़ करते हैं। सो 60% जो टोटल जो है ना 60% जो रिएक्टर यूज़ करते हैं वो प्रेशराइज वाटर PWR टाइप को यूज़ करते हैं हम। सो ये मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड जापान में यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी वाटर जो नॉर्मल वाटर है उसको यूज़ करते हैं। सो फॉर द स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए आप ऑर्डिनरी वाटर को यूज़ करते हैं एंड द रिएक्टर हीट रिमूवर। सो फर्दर क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होती है वो अलग टॉपिक है, वो हम देखेंगे नहीं। जस्ट आप ये याद रखिए कि 60 जो मेजॉरिटी जो है ना 60%, अराउंड 60% इन द वर्ल्ड PWR को यूज़ करते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड फ्रांस में यूज़ करते हैं, और इसके अंदर ऑर्डिनरी वाटर यानी कि लाइट वाटर यूज़ करते हैं हम। सो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स आर use uranium 235 typically to 2 to 4% enrichment of around 20%। सो ये 30% यूज़ करते हैं, तो 20% जो यूज़ करते हैं वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स को यूज़ करते हैं इन ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो BWR यूजेस लाइट वाटर फॉर न्यूट्रॉन मॉडर्नाइजेशन एंड सो इन दोनों में सेम है, दिस वर्डिंग इज सेम। सो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स में हम ऑर्डिनरी वाटर को यूज़ करते हैं। सो फॉर स्लोइंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन क्यों करते हैं उसको, ये अलग टॉपिक है, उसको हम अभी देखेंगे नहीं। जस्ट आप याद रखिएगा कि 20% ऑफ द टोटल यूसेज है वो, उसमें से आप बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स को 20% यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लाइट वाटर यूज़ करते हैं। सो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स are developed in 1950s and is widely used in countries such as Canada and India. Pressurized heavy water resource reactors represented about 10% of nuclear power reactors in the world. This type of use uranium as its natural level of around 0.7% of U-235 concentration with no enrichment. So यहाँ पे क्या करते थे आप, लाइट वाटर को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं। सो प्रेशराइज हैवी वाटर में आप यूरेनियम को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके यूसेज बहुत कम है, अराउंड 10% है। सो फर्स्ट इज़ 60%, सेकेंड इज़ 20% एंड थर्ड इज़ 10%। सो फर्स्ट 2 में आप क्या करते हैं, लाइट वाटर यूज़ करते हैं, एंड थर्ड में आप क्या कर रहे थे कि यूरेनियम को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर दी moderation. So this is the end of this slide. So pressurized heavy water, pressurized water reactors, boiling water reactors. So advantages, produces no polluting gases, ठीक है जी, ये कोई ग्रीन हाउस इमिशन नहीं करता है, डस नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ऑब्वियसली कोई पोल्यूशन नहीं होती तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स के अलावा जितने भी आपके पास एनर्जीज है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही आपके पास जो ग्लोबल वार्मिंग का कोई इशू नहीं है। मतलब ये कि कोई ओजोन लेयर को डिप्लीट होने का कोई ख़तरा नहीं है, और एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट नहीं कर रहे थे। सो दैट्स वाई दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी आर मोस्टली प्रिफर्ड, बट कॉस्टली होने की वजह से कम यूज़ करते हैं। So very low fuel cost, low fuel quality reduces mining and transportation effect on environment. High technology research required benefits other industries. So obviously इसको एनर्जी मतलब obviously इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रही होती है, लेकिन इस प्रोसेस को एक्यूमुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। सो इसमें बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। दैट्स वाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा है। सो पावर स्टेशन हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम। सो एक बार इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये ड्रॉबैक है, लेकिन एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबा है, यानी कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स के लिए इसकी पूरी लाइफ, यानी कि विद नो मेंटेनेंस, विद वेरी लेस मेंटेनेंस आप पूरे साल इसको चला सकते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, इसके जो फ़ायदे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के वो ये है कि
इन्वायरमेंट को कंटामिनेट नहीं करता, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, वेरी लो फ्यूल कॉस्ट, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डेट्स वाई इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, एंड इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? सो वाटर इज़ रेडियो एक्टिव एंड सेफ डिस्पोजल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव, सॉरी वेस्ट इज़ रेडियो एक्टिव एंड सेफ डिस्पोजल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसके अंदर कुछ जो वेस्ट होता है, डेट्स वाई आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कभी आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, इंटरनेट से एक्सप्लोर करेंगे तो आप पता करेंगे कि ये बहुत ही शहर से बिल्कुल दूर होता है। सो डेट्स वाई क्योंकि ये जो इसके कंटेमिनेट्स भी, इसके जो वेस्ट होता है वो भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है, रेडियो एक्टिव रेज जो है उसके अंदर से इमिट हो रहा है जो कि नुकसानदेह होता है फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। डेट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस। लोकल थर्मल पोल्यूशन फ्रॉम वेस्ट वाटर इफेक्ट मेरीन लाइफ। सो ये वेस्ट वाटर जब पानी में चला जाता है, जब समंदर में चला जाता है तो मेरीन लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है, वहाँ पे जो फ़िश हैं, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। सो दिस इज़ द अनदर डिसएडवांटेजेस। सो लार्ज स्केल एक्सीडेंट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। सो इसको इसलिए हमने बात की कि इसको कंट्रोल करना, इस प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। सो इसको किसी तरह ये जब फेल हो जाता है कंट्रोल करना तो क्या हो जाता है कि ये बहुत ही तबाहकुन होता है, कैटास्ट्रॉफिक होता है, बहुत ही तबाहकुन होता है। इसके अंदर जान का भी ज़िया हो सकता है एंड प्रॉपर्टीज़ का भी डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड फर्दर जो आपने जो मेहनत की है वो मसला हो सकता है। पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर इज़ नेगेटिव। सो न्यूक्लियर पावर जो है ऑब्वियसली जो आपके पास जब आप न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो फर्स्ट परसेप्शंस आता है वो ये आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की याद आती है, हिरोशिमा एंड नागासाकी की याद आती है, कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की याद आती है कि इधर किस कंट्री के पास न्यूक्लियर कौन सा कंट्री न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर नहीं है। सो दिस इज़ द न्यूक्लियर पब्लिक परसेप्शन बहुत ही ख़राब है। सो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड सेफली डिकमीशनिंग आर वेरी हाई। सो मैंने बोला था कि इसको एक्यूमुलेट करना, इसको रिएक्शंस को एक जगह से पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे रेस निकल के बाहर आ सकते हैं जो कि नुकसानदेह होता है इंसानों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। सो इसको एक्यूमुलेट करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पे ये प्रोसेस हो सकें वो इट्सेल्फ बहुत मुश्किल काम है। सो इस डेट्स वाई कॉस्ट, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कैन नॉट रिएक्ट क्विकली टू चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। So this is the 6 different disadvantages. So this is the disadvantages of nuclear energy. So this is the end of today's lecture. So we have discussed the nuclear energy, we have discussed the definition, we have discussed the history, what is the history, and we have discussed the different types of nuclear power plant, and further nuclear reactions होते हैं, fission and fusion reactions, वो हमने डिटेल में देख लिया। सो दिस इज